2024 में बॉलीवुड ने 4679 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, वहीं 2025 में मोर देन 5500 करोड़ का। और ये डेटा हमें दिखाता है कि 2024 के कंपैरिजन में 2025 में बॉलीवुड ने 18% ज्यादा का बिजनेस किया। और जहां बॉलीवुड में 18% की ग्रोथ देखने को मिली, तो 2025 में कन्नड़ इंडस्ट्री ने 73% की ग्रोथ दिखाई। तो क्या आपको पता है कि 2024 के मुकाबले 2025 में तेलुगु सिनेमा की ग्रोथ सिर्फ 1% की रही। और यही नहीं, इवन 2025 की अगर टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसर की लिस्ट देखेंगे तो उसमें भी सिर्फ एक ही तेलुगु फिल्म है, दे कॉल हिम मोजी, वो भी 9th पोजीशन पे। और उस लिस्ट में कुछ कन्नड़ और मलयालम मूवीज भी हैं जिन्होंने लास्ट ईयर तेलुगु मूवीज से बहुत ज्यादा कलेक्शन किया था। तो इसलिए आज की हमारी ये वीडियो केस स्टडी होने वाली है तेलुगु सिनेमा के डाउनफॉल पे। देखो, तेलुगु सिनेमा के डाउनफॉल के रीजंस पे तो हम बात करेंगे ही साथ और भी बहुत चीजों बात करेंगे। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि तेलुगु सिनेमा में कोई खास टैलेंट नहीं है, उनके पास ले दे के बस एक राजा मौली है और सिर्फ राजा मौली की वजह से ही तेलुगु सिनेमा इतना आगे आ पाया। अगर राजा मौली ना होते तो तेलुगु सिनेमा की हालत तमिल सिनेमा से भी बदतर होती। तो क्या सच में तेलुगु सिनेमा राजा मौली के बिना कुछ भी नहीं है? तो इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जिन पैन इंडिया मूवीज को बनाने की वजह से तेलुगु सिनेमा पैन इंडिया मार्केट को डोमिनेट कर पाई थी, अब कैसे उसी पैन इंडिया मूवीज की वजह से तेलुगु सिनेमा का डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे तेलुगु सिनेमा में बड़े स्टार्स प्रोड्यूसर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कैसे प्रोड्यूसर्स की हालत इतनी खराब हो गई है कि जहां स्टार्स एंड टेक्नीशियंस बंगलो बना रहे हैं, वहीं कैसे प्रोड्यूसर सड़क पे आ जा रहे हैं और कैसे प्रोड्यूसर्स को अपनी मूवीज रिलीज करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ रही है। और फिर एंड में हम तेलुगु स्टार्स के टॉक्सिक बॉक्स ऑफिस ऑब्सेशन पे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स आप देखते हैं उनमें कितना झूठ और कितना फसाना है, और कैसे प्रोड्यूसर्स मल्टीपल हिट मूवीज देने के बाद भी लॉस फेस करते हैं। और अगर इतना सब डिस्कस कर ही रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत तेलुगु सिनेमा के स्टॉकिंग फ्यूचर पे भी डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू से शुरू करते हैं। और शुरू से मेरा मतलब डाउनफॉल से पहले तेलुगु सिनेमा के पीक को डिस्कस करते हैं। 2017 में एक फिल्म आती है बाहुबली 2, और वो फिल्म सिंगल हैंडेडली तेलुगु इंडस्ट्री को बॉलीवुड के बराबर लाके खड़ा कर देती है। इवन उस टाइम पे बहुत से लोगों ने ऐसा भी मान लिया था कि तेलुगु इंडस्ट्री में पोटेंशियल है बॉलीवुड से बड़ी एंड बेटर इंडस्ट्री बनने की। और तेलुगु इंडस्ट्री के पोटेंशियल का आगे हमें एक नमूना भी देखने को मिलता है जब 2020 में पूरी कंट्री में लॉकडाउन लग जाता है, थिएटर्स बंद हो जाते हैं, लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। बट फिर आता है साल 2021 जब धीरे धीरे थिएटर्स ओपन किए जाते हैं और हर इंडस्ट्री अपनी फिल्मों का रिलीज करना शुरू करती है। बट लॉकडाउन के बाद पब्लिक थिएटर आने को रेडी ही नहीं थी। हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि 2021 में उस साल बॉलीवुड का टोटल डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस बस 700 करोड़ ही था और तमिल इंडस्ट्री के पास 600 करोड़। तो उस साल बॉलीवुड एंड तमिल इंडस्ट्री ऑडियंस को थिएटर तक लाने में स्ट्रगल कर रही थी। तभी तेलुगु इंडस्ट्री अपना जलवा दिखाना शुरू करती है और अपने कंटेंट के दम पे ऑडियंस को घरों से निकाल के थिएटर आने के लिए मजबूर कर देती है। तो जहां उस साल बॉलीवुड का टोटल डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस सिर्फ 700 करोड़ था, वहीं उसी साल तेलुगु इंडस्ट्री इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस के मामले में 1100 करोड़ का नंबर पोस्ट करती है। 1100 करोड़ में से 350 करोड़ सिर्फ पुष्पा फिल्म का कलेक्शन होता है, जो उस साल की बिगेस्ट इंडियन हिट भी होती है। अब 2021 में जहां साल की बिगेस्ट इंडियन हिट एक तेलुगु फिल्म थी, वहीं 2022 में राजा मौली की RRR 1300 करोड़ के कलेक्शन के साथ साल की बिगेस्ट इंडियन हिट फिल्म बनती है। मतलब 2021 में जितना कलेक्शन पूरी इंडस्ट्री मिला के नहीं कर पा रही थी, उतना कलेक्शन 2022 में सिर्फ एक फिल्म कर डालती है। और उस साल सिर्फ RRR ही नहीं बल्कि तेलुगु सिनेमा की तरफ से हमें सीतारामन, मेजर एंड अखंडा जैसी और भी काफी सॉलिड मूवीज देखने को मिलती है। और जहां 2021 और 2022 में तेलुगु सिनेमा डोमिनेट कर रहा था, वहीं 2023 में तेलुगु सिनेमा की RRR इंडिया के लिए ऑस्कर जीत के लाती है। और इंडिया के लिए तेलुगु सिनेमा का ऑस्कर जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जाता है। RRR 2023 के बाद 2024 में भी तेलुगु सिनेमा अपना जलवा दिखाना जारी रखती है। 2024 ईयर की दो बिगेस्ट हिट कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं बल्कि दो तेलुगु मूवीज ही थी। एक थी पुष्पा 2 जिसने 1700 करोड़ का बिजनेस किया था, दूसरी थी कल्कि जिसने 1100 करोड़ का बिजनेस किया था। 2024 में तेलुगु के बिग स्टार्स की बिग मूवीज तो अच्छा बिजनेस कर ही रही थी, साथ ही साथ हनुमान जैसे लो बजट तेलुगु फिल्म भी 300 करोड़ का बिजनेस कर रही थी। तो बेसिकली 2024 तक तेलुगु इंडस्ट्री का काफी सही चल रहा था। लेकिन 2025 आते ही तेलुगु इंडस्ट्री की साढ़े साथी शुरू हो जाती है और शायद वो साढ़े साथी 2026 में भी कंटिन्यू रहने वाली है। और ये जो तेलुगु सिनेमा का डाउनफॉल वाली बात है वो मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रॉपर डेटा है और उस डेटा को देख के तुम्हें ये यकीन हो जाएगा कि तेलुगु इंडस्ट्री की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब है। तो अगर हम उस डेटा की बात करें तो देखो 2024 में बॉलीवुड ने जितना कलेक्शन किया था उससे 18% ज्यादा कलेक्शन बॉलीवुड ने 2025 में किया है। और 2024 में कन्नड़ इंडस्ट्री ने जितना कलेक्शन किया था उससे 73% ज्यादा कलेक्शन उन्होंने 2025 में किया। इवन बंगाली इंडस्ट्री ने 17% की ग्रोथ
ग्रोथ दिखाई और गुजराती इंडस्ट्री ने तो 2025 में 189% की ग्रोथ दिखाई। लेकिन अगर तेलुगु इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 में उनकी टोटल ग्रोथ सिर्फ 1% की थी। एंड आई नो कि ये डेटा सुन के बहुत से लोगों के दिल की धड़कनें रुक गई होगी, तो अपने दिल की धड़कनों का थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे जान के तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। देखो, लास्ट ईयर तेलुगु इंडस्ट्री की ग्रोथ तो कम थी, लेकिन अगर तुम 2025 की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज की लिस्ट देखोगे तो उसमें सिर्फ एक तेलुगु फिल्म है और वो है दे कॉल हिम ओजी, और वो भी 9th पोजीशन पे। इससे भी शॉकिंग बात पता है क्या है? लास्ट ईयर मलयालम एंड कन्नड़ा जैसी छोटी इंडस्ट्रीज की मूवीज लाइक लोका कांतारा एंड महावतार नरसिम्हा, ये भी तेलुगु इंडस्ट्री से आई बड़ी बड़ी पैन इंडिया मूवीज लाइक गेम चेंजर, हरिहरा वील मल्लू, दे कॉल हिम ओजी से भी ज्यादा बिजनेस करके गई थी। एंड आई थिंक इतना डेटा इनफ है तुम्हें ये बताने के लिए कि करंटली तेलुगु इंडस्ट्री की सिचुएशन कैसी है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जो तेलुगु इंडस्ट्री 2 साल पहले तक पूरे इंडियन सिनेमा को डोमिनेट कर रही थी, उसकी अचानक से इतनी बुरी हालत कैसे हो जाती है? तो अगर बात करें कि तेलुगु सिनेमा के इंस्टेंट डाउनफॉल आया कैसे, तो इस डाउनफॉल के पीछे मल्टीपल रीजन है और इनमें से पहला रीजन है तेलुगु सिनेमा का राजा मौली पर ओवर डिपेंडेंट रहना। अब तुम पूछोगे तेलुगु सिनेमा राजा मौली पर ओवर डिपेंडेंट कैसे है? तो देखो, तेलुगु सिनेमा एक्चुअली उसी साल थ्राइव करता है जिस साल राजा मौली अपनी फिल्म लेके आए थे। जैसे कि 2015 में बाहुबली आई थी तो तेलुगु सिनेमा ने डोमिनेट किया था। 2017 में राजा मौली बाहुबली 2 लेके आते हैं, फिर उस साल तेलुगु सिनेमा डोमिनेट करती है। फिर 2017 के बाद अगले 4 साल राजा मौली गायब रहते हैं और उन 4 सालों में तेलुगु सिनेमा की हालत पतली हो जाती है। फिर 4 साल बाद 2022 में राजा मौली RRR लेके आते हैं तो तेलुगु सिनेमा फिर से डोमिनेट करती है। तो तुम समझ गए होगे कि तेलुगु सिनेमा राजा मौली पर कितनी ज्यादा डिपेंड करती है। और इसलिए लेजेंडरी डायरेक्टर RGV ने भी कहा था कि तेलुगु सिनेमा की ग्लोबल सक्सेस का क्रेडिट पूरी तेलुगु इंडस्ट्री को नहीं जाता बल्कि सिर्फ राजा मौली को जाता है। और देखो, तेलुगु सिनेमा राजा मौली पर तो बहुत ज्यादा डिपेंड करती ही है, साथ ही साथ तेलुगु सिनेमा प्रभास एंड अल्लू अर्जुन जैसे सुपरस्टार्स पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि राजा मौली के एब्सेंस में कभी कभी तेलुगु सिनेमा अच्छा परफॉर्म इसलिए कर पाती है क्योंकि उस साल अल्लू अर्जुन की फिल्म आई होती है या फिर प्रभास की। जैसे कि 2021 में तेलुगु सिनेमा ने बाकी इंडस्ट्री से काफी बेटर परफॉर्म किया था क्योंकि अल्लू अर्जुन उस साल पुष्पा लेके आए थे। 2024 में भी तेलुगु सिनेमा काफी अच्छा परफॉर्म करती है क्योंकि उस साल प्रभास कल्कि लेके आए थे, दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन पुष्पा 2। और जब 2025 में राजा मौली आए, ना प्रभास आए, ना अल्लू अर्जुन आए, जिसकी वजह से तेलुगु सिनेमा की हालत उस साल तमिल सिनेमा से भी बदतर हो गई। अब देखो, हमें प्रॉब्लम तो पता है बट क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन क्या है। सो डोंट वरी, तुम्हारे भाई ने सॉल्यूशन भी ढूंढ निकाला है। तो देखो, जैसे SRK सलमान आमिर के एब्सेंस में बॉलीवुड के टियर 2 स्टार्स जैसे कि रणवीर एंड विकी कौशल बॉलीवुड को संभालते हैं, वैसे ही तेलुगु इंडस्ट्री के टियर 2 स्टार्स लाइक विजय देवराकोंडा, नानी, सिद्धू विश्वक्सेन को राजा मौली, अल्लू अर्जुन एंड प्रभास के एब्सेंस में इंडस्ट्री को हैंडल करना होगा और ऐसा सॉलिड कंटेंट पब्लिक को प्रोवाइड करते रहना होगा कि बिग सुपरस्टार्स के एब्सेंस में भी तेलुगु सिनेमा थ्राइव कर पाए। अब देखो, ये तो तेलुगु सिनेमा का डाउनफॉल का पहला रीजन। अब दूसरे रीजन पर जाने से पहले अगर मैं कहूं कि तेलुगु सिनेमा का डाउनफॉल का एक और मेजर रीजन है और वो है उनका टू मच पैन इंडिया मूवीज बनाना, तो आई नो कि तुम लोग कहोगे कि कुछ भी बोल रहा है, पी क्या है क्या? तेलुगु सिनेमा ने फर्स्ट प्लेस से डोमिनेट ही इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पैन इंडिया मूवीज बनानी शुरू की थी। तुम्हारी बात बिल्कुल सही भी है, बट लेट मी एक्सप्लेन कि कैसे पैन इंडिया ऑब्सेशन 2025 एंड 26 में तेलुगु सिनेमा को ले डूबा। तेलुगु इंडस्ट्री के पैन इंडिया ऑब्सेशन पर ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि आजकल तेलुगु फिल्म मेकर्स पैन इंडिया स्केल को अचीव करने के चक्कर में लोकल स्पेसिसिटी और इमोशनल कनेक्शन को सैक्रिफाइस कर रहे हैं और उनकी बात 100% करेक्ट है, क्योंकि आजकल तेलुगु फिल्म मेकर्स तेलुगु ऑडियंस से ज्यादा हिंदी ऑडियंस या यूं कहे पैन इंडिया ऑडियंस को ध्यान में रख के मूवीज बनाती है। इस चक्कर में तेलुगु फिल्म मेकर्स तेलुगु सिनेमा के कोर ऑडियंस को निगलेक्ट कर रहे होते हैं और यही रीजन है कि क्यों बहुत सी पैन इंडिया मूवीज ना तेलुगु मार्केट में चल रही है ना हिंदी मार्केट में। अब देखो, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है और वो ये है कि पिछले 1 साल में तेलुगु सिनेमा ने काफी सारी बिग पैन इंडिया मूवीज बनाई है, जैसे कि द राजा साहब, गेम चेंजर, हरिहरा वीर मल्लू, किंगडम एंड मैनी मोर, और ये सब के सब फ्लॉप रही है। और ऑन द अदर हैंड तेलुगु सिनेमा के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पैन इंडिया ऑडियंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस तेलुगु सिनेमा की कोर ऑडियंस को दिया और उनके लिए मूवीज बनाई, जैसे कि चिरंजीवी के रीसेंट बना शंकरा वरप्रसाद गारू, जो बस तेलुगु में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 450 करोड़ का बिजनेस किया था। यही नहीं, लास्ट ईयर वेंकटेश ने भी एक प्रॉपर तेलुगु फिल्म संक्रांति वसुथनम बनाई थी और उस फिल्म ने भी ऑलमोस्ट 300 करोड़ का बिजनेस किया था। मतलब तुम देख रहे हो कैसे तेलुगु सिनेमा के रीजनल मूवीज का कलेक्शन तेलुगु सिनेमा के फर्स्ट पैन इंडिया मूवीज से ज्यादा है। और आई थिंक ये आई ओपनर बात है तेलुगु सिनेमा के लिए कि उन्हें ये चीज समझनी होगी कि जितनी इंपॉर्टेंस उनके लिए पैन इंडिया ऑडियंस है उतनी इंपॉर्टेंस तेलुगु ऑडियंस भी है। और अगर वो तेलुगु ऑडियंस को इग्नोर करके सिर्फ पैन इंडिया पर फोकस करेंगे तो ये चीज लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान करेगी। और अगर वो पैन इंडिया मार्केट को छोड़ के कंप्लीटली रीजनल ऑडियंस पे ध्यान देंगे तो वो चीज भी नुकसान करेगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ये है कि तेलुगु फिल्म मेकर्स को
50% पैन इंडिया मूवीज बनानी चाहिए और 50% सिर्फ कोर तेलुगु ऑडियंस वाली मूवीज बनानी चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब लास्ट डिकेड में बॉलीवुड अपनी कोर ऑडियंस को इग्नोर करके सिर्फ मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए मूवीज बनाना शुरू किया था तो उनका डाउनफॉल शुरू हो गया था। और अगर तेलुगु फिल्म मेकर्स ने भी अपनी कोर ऑडियंस को इग्नोर किया तो उनकी हालत भी कुछ बॉलीवुड वाले जैसे ही होगी। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज करना चाहूंगा, और वो ये है कि आज से कुछ साल पहले तक तेलुगु सिनेमा की तरफ से जो भी पैन इंडिया मूवीज आती थी वो काफी अच्छी होती थी, लाइक बाहुबली, पुष्पा, RRR, कल्कि, सालार, हनुमान, मेजर सीतारामन एंड मैनी मोर। बट अब अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि तेलुगु सिनेमा की मेजोरिटी पैन इंडिया मूवीज इतनी खराब होती है कि वो ना तेलुगु मार्केट में चल पाती है ना हिंदी मार्केट में। तो देखो, पहले के टाइम पे जब तेलुगु में पैन इंडिया मूवीज बनती थी तो 100 में से एटलीस्ट 70% बजट फिल्म प्रोडक्शन में लगता था, लेकिन अब अचानक से हर बड़ा छोटा तेलुगु स्टार्स अपनी फीस को 6 to 7 टाइम्स बढ़ा के बैठा है, जिसकी वजह से बजट का ऑलमोस्ट 70 to 80% हिस्सा कई बार बिग स्टार्स की फीस देने में निकल जाता है, जिसकी वजह से फिल्म प्रोडक्शन के लिए ना के बराबर पैसा बचता है और फिल्म की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। और यही रीजन है जिसकी वजह से आजकल की पैन इंडिया मूवीज इतनी खराब बनती जा रही है। और इस इशू पे एक प्रोड्यूसर सी कल्याण खुल के बात करते हैं और बहुत ही शॉकिंग बात बताते हैं। वो कहते हैं कि पहले के टाइम में प्रोड्यूसर्स के पास बजट का पूरा कंट्रोल रहता था, जिसकी वजह से लॉकडाउन से पहले 40 से 50 करोड़ के बजट में भी बिग स्टार्स के साथ मूवीज बनाई जाती थी। लेकिन आज के टाइम में जब तक प्रोड्यूसर्स के पास 100 या 150 करोड़ ना हो तब तक वो मूवी बनाने की सोच भी नहीं सकते। और ये चीज आजकल तुमने नोटिस करी होगी कि कुछ साल पहले तक तेलुगु के ए लिस्ट सुपरस्टार्स के साथ 100 करोड़ बजट में भी बिग मूवीज बनाना आसान था, लेकिन आज की डेट में अगर किसी प्रोड्यूसर को कोई तेलुगु सुपरस्टार्स के साथ कोई मूवी बनानी है तो उनके पास एटलीस्ट 400 से 500 करोड़ होने चाहिए, क्योंकि आजकल हर बड़ी तेलुगु फिल्म लाइक गेम चेंजर, राजा साहब का बजट 400 से 500 करोड़ के बीच में। अब भले उस मूवी का जॉनर कुछ भी हो, तो तुम समझ गए होंगे कि आज के टाइम में एक तेलुगु स्टार्स के साथ फिल्म प्लान करना कितना ज्यादा हार्ड है। और प्रोड्यूसर सी कल्याण एक और शॉकिंग बात बताते हैं। वो कहते हैं कि फिलहाल इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स की हालत इतनी ज्यादा खराब है, ये एक प्रोड्यूसर को तो लिटरली हार्ट अटैक आ गया था, और एक प्रोड्यूसर ने तो अपनी फिल्म को रिलीज करने के लिए उसे अपनी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी थी। और एक प्रोड्यूसर तो ऐसा है जिसकी लास्ट कुछ मूवीज हिट थी, बट ओवर बजट की वजह से हिट मूवीज देने के बाद भी वो प्रोड्यूसर लॉस फेस कर रहा है। और फिर लास्ट में प्रोड्यूसर सी कल्याण ये भी कहते हैं कि अब एक ऐसा टाइम आएगा कि एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस तो बड़े बड़े बंगलों बनाएंगे और प्रोड्यूसर धीरे धीरे गायब होते जाएंगे, या यूं कहें कि प्रोड्यूसर्स धीरे धीरे सड़क पे आ जाएंगे। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज होता है, और वो ये है कि पिछले कुछ सालों में तेलुगु इंडस्ट्री ने सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर दी है, बट फिर भी वहां के प्रोड्यूसर्स की हालत इतनी पतली क्यों है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बहुत से प्रोड्यूसर्स हिट मूवीज देने के बाद भी लॉस में जा रहे हैं। तो देखो, इस मैटर पर रश्मिका मंदाना की गर्लफ्रेंड मूवी के प्रोड्यूसर एक बहुत ही शॉकिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आप जो पोस्टर्स पर क्रेजी बॉक्स ऑफिस नंबर्स देखते हो ना, एक्चुअली उनका उतना ज्यादा कलेक्शन नहीं होता जितना आपको लगता है, क्योंकि पोस्टर्स में जो मेकर्स ग्रॉस कलेक्शन दिखाते हैं उसका प्रोड्यूसर्स को मुश्किल से 25 से 30% ही मिलता है, और ये अमाउंट इतना कम होता है कि आप कंफर्टेबली कोई दूसरी फिल्म प्लान भी नहीं कर सकते। और यही नहीं, तेलुगु सिनेमा के बॉक्स ऑफिस ऑब्सेशन पर आरजीवी ने भी एक बड़ा खुलासा किया था और कहा था कि एक बड़ा तेलुगु स्टार की फिल्म जिसको ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया था, उस फिल्म को तेलुगु स्टार फोर्सफुली थिएटर में लगाता है और खुद ही टिकट्स खरीद रहा होता है ताकि खुद की ईगो को सेटिस्फाई कर सके। तो गाइस, देख रहे हो, जो तेलुगु इंडस्ट्री कुछ साल पहले तक अपनी मूवीज को बिग स्केल और सॉलिड स्टोरी के लिए जानी जाती थी, वही इंडस्ट्री आज स्टार्स की फीस और कुछ बिग स्टार्स के ईगो के चक्कर में डिस्ट्रॉय होते जा रही है। अब देखो, हमने तेलुगु इंडस्ट्री के डाउनफॉल को लेकर बहुत से नेगेटिव चीजों पे तो बात की, बट तेलुगु स्टार्स में बहुत अच्छी क्वालिटी भी है जो उसको मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। अब वो ये है कि देखो, भले ही बहुत से तेलुगु स्टार्स को प्रोड्यूसर्स की घंटा कुछ नहीं पड़ी हो, कुछ ऐसे तेलुगु स्टार्स भी है जो अपने प्रोड्यूसर्स का पूरा ध्यान रखते हैं, और जब प्रोड्यूसर्स लॉस फेस करते हैं तो उसकी हेल्प भी करते हैं। जैसे कि प्रभास की राधे श्याम फ्लॉप हुई तो प्रभास ने प्रोड्यूसर्स को अपनी फीस में से 50 करोड़ वापस कर दिए ताकि प्रोड्यूसर्स को ज्यादा लॉस ना हो। आचार्य डिजास्टर होने के बाद चिरंजीवी ने भी प्रोड्यूसर्स को 20 करोड़ वापस कर दिए। ऐसा भी कहा जाता है कि आचार्य मूवी के लिए रामचरण एंड चिरंजीवी दोनों ने ही अपनी रेम्यूनरेशन का 80% हिस्सा वापस कर दिया। लाइगर के टाइम पे विजय देवराकोंडा ने प्रोड्यूसर्स को 6 करोड़ वापस कर दिए। इनके अलावा रवि तेजा, महेश बाबू, काफी सारे स्टार्स जिन्होंने अपनी मूवीज के फ्लॉप होने के बाद प्रोड्यूसर्स को कुछ पैसे वापस लौटा दिए। और इन सब बातों से हमें पता लगता है कि तेलुगु इंडस्ट्री में बहुत से स्टार्स काफी ज्यादा हेल्पफुल है और जेन्युइनली इंडस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना चाहते हैं। और अब बारी है तेलुगु इंडस्ट्री के फ्यूचर पर डिस्कशन करने की। अब देखो, भले ही 2025 एंड 2026 तेलुगु इंडस्ट्री के लिए सूखा रहा हो, 2027 में उनकी मूवीज रीजनल बॉक्स ऑफिस पर तो छाएगी और पैन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे भी तेलुगु इंडस्ट्री का फिर से डोमिनेशन होगा। और अगर भगवान ने चाहो तो क्या पता 2022 की तरह 2027 में इंटरनेशनल मार्केट में तेलुगु सिनेमा का जलवा होगा। और ये सारी चीजें 2027 में पॉसिबल हो पाएगी क्योंकि तेलुगु सिनेमा के सारे बिगेस्ट प्रोजेक्ट 2027 में रिलीज होने वाले, जैसे कि स्पिरिट, वाराणसी, NTR, नील की ड्रैगन, एटली अल्लू अर्जुन वाली फिल्म और शायद एटली लोकेश वाली भी, और मे बी फौजी भी। तो
देखो इनमें से स्पिरिट ड्रैगन, अल्लू लोकेश वाली मूवीज प्रॉपर पैन इंडिया मूवीज जो इनडिवाइडेड सबको पीक एंटरटेनमेंट तो देगी ही, साथ साथ स्टार्स के फैंस के पीक फैन सर्विस भी देगी। और जहाँ मूवीज पैन इंडिया लेवल पे तेलुगु सिनेमा का परचम लहराएगी, वहीं दूसरी तरफ एसएस राजा मौली एंड अल्लू अर्जुन वाराणसी एंड अल्लू अर्जुन एटली वाली फिल्म के साथ इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मार्च करेंगे और हॉलीवुड से सीधा पंगा लेंगे। तो 2027 में रीजनल हो या पैन इंडिया हो, पैन वर्ल्ड हो, हर जगह तेलुगु सिनेमा का नाम गूंजेगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि 2027 में तेलुगु सिनेमा डोमिनेट कर लेगा, बट 2028 में वापस उनकी हालत 2025 जैसी हो जाएगी, क्योंकि इनके सारे बड़े प्रोजेक्ट 2027 में आ जाएंगे। 2028 में शायद हमें कोई बड़े स्टार की बिग तेलुगु फिल्म ना देखने को मिले, जिसकी वजह से तेलुगु सिनेमा का फिर से डाउनफॉल शुरू हो सकता है। लेकिन किस्मत बदल भी सकती है अगर 2028 में तेलुगु सिनेमा के टियर 2 स्टार्स जैसे कि नानी, विजय, तेजा, सज्जा इंडस्ट्री को अपनी मूवीज की सक्सेस से संभाल और तेलुगु सिनेमा के डोमिनेशन को 2028 में भी जारी रखें। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आप बताना कि आप तेलुगु सिनेमा को लेकर क्या ओपिनियन रखते हो। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।